Assalamu alaikum. Today we will solve MA2 BBP kit questions of chapter Short-Term Decision Making. Let's start. A company is launching a new product. Okay. In order to manufacture this new product, two types of laborers are required, skilled and semi-skilled. The new product requires 5 hours of skilled labor and 5 hours of semi-skilled labor. अच्छा, यहाँ तक का उर्दू तर्जुमा ये है कि एक कंपनी जो है ना वो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लेकिन इस नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो तरह के लेबर की जरूरत पड़ रही है उस कंपनी को, एक स्किल्ड और एक सेमी स्किल्ड. द न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 hours ऑफ लेबर. उस नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 घंटे जो है वो स्किल्ड लेबर के दरकार है और 5 घंटे जो है वो सेमी स्किल्ड लेबर के दरकार है. A skilled employee is currently paid $10 per hour. अभी जो इस वक्त हम स्किल्ड एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं? 10 per hour पे कर रहे हैं. Should he she work on the new project, a replacement would have to be obtained at a rate of 9 per hour. अगर तो वो स्किल्ड एम्प्लॉय हामी भरता है कि हाँ भाई मैं इस नई प्रोडक्ट में काम करूंगा, तो जाहिर सी बात है अभी जहां वो स्किल एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा कि भाई आप आके नई प्रोडक्ट में काम करो, और जहां वो अभी काम कर रहा है वो जगह खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट आएगा. तो वो जो कितने हमसे लेगा वो लेगा 9 पर आवर फॉर द वर्क विच वुड अदरवाइज डन बाय द स्किल एम्प्लॉय. ठीक है. द करंट रेट फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर इज 5 per hour and an additional employee would be appointed for this work. और जो करंट रेट है सेमी स्किल्ड का वो कितना है? 5. और जो है हमने एडिशनल एम्प्लॉय जो है अपॉइंट किया है इस काम के लिए. What is the relevant cost of labor to be used in making 1 unit of the new product? तो relevant cost क्या होगी एक यूनिट नई प्रोडक्ट का बनाने की? तो इसको सबसे पहले मैं ना एक चीज से समझाती हूँ आप लोग. ये है एक नॉर्मल काम. ठीक है, यहाँ पे 2 लेबर काम कर रहे हैं. अब एक फैक्ट्री में लेबर कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा ना, अलग अलग स्पेलिंग्स में. ये है मेरा स्किल्ड लेबर और ये है मेरा सेमी स्किल्ड लेबर. ये 1 घंटे के $10 पर आवर लेता है और ये 1 घंटे के $5 पर आवर लेता है. ठीक है, अभी तक ऐसा था. फिर कंपनी ने सोचा कि हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. ठीक है, उस नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है और सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत है. तो ये स्किल्ड लेबर यहां से उठ के ये एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए काम करें. अब यहाँ का जो स्किल्ड लेबर है वो यहाँ आ गया काम करने के लिए. सही है. और यहाँ का जो सेमी स्किल्ड लेबर है वो भी यहाँ आ गया काम करने के लिए. यहाँ पर ये रेट अपना वही चार्ज कर रहे हैं जो कर रहे थे. ठीक है. लेकिन अब जब ये दोनों लेबर यहां से उठ के यहाँ चले गए, तो अब अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्मल वाला काम था, अब तो ये दोनों जगहें खाली हो गई ना, क्योंकि ये दोनों लेबर जो हैं तो यहाँ चले गए. तो इस जगह को फिल करने के लिए, सही है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए मिटाया था, इनकी रिप्लेसमेंट टाइम.
रिप्लेसमेंट आई स्किल्ड लेबर की और रिप्लेसमेंट आई सेमी स्किल्ड लेबर की। जो स्किल्ड लेबर की रिप्लेसमेंट आई उसने 1 घंटे के 9 पर आवर चार्ज किए, और जो सेमी स्किल्ड की रिप्लेसमेंट आई उसने 1 घंटे के वही 5 ही चार्ज किए। तो बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो उस नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें, अब मैंने क्या शुरू में बताया था कि इस नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 घंटे स्किल्ड के और 5 घंटे सेमी स्किल्ड के। तो जितनी देर ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड यहाँ काम करेंगे तो उतनी ही देर इनकी रिप्लेसमेंट काम करेगी ना। तो 5 घंटे काम कर रहे हैं ये दोनों नई नई प्रोडक्ट पे। इसकी हम जो है, अगर आप लोग के जहन में आ रहे हैं कि आप 5 × 10 और 5 × 5 क्यों नहीं कर रही हैं, तो बेटा ये तो मैं पहले भी दे रही थी। यहाँ मेरी कोई यहाँ मेरी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट थोड़ी आई है। ये तो पहले भी मैं दे रही थी, और जब ये लोग नई प्रोडक्ट बनाने के लिए आ गए ये तो मैं अब भी दे रही हूँ। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? 3 निशानियां है ना, कि या एक तो वो फ्यूचर कॉस्ट हो, दूसरे नंबर पे वो आपका कैश फ्लो हो, तीसरे नंबर पे वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो। तो जो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट होगा एक यूनिट जो नई प्रोडक्ट है उसका बनाने के लिए 5 × 9, क्योंकि जो मैंने रिप्लेसमेंट हायर किया होगा वो मुझसे 1 घंटे के 9 चार्ज कर रहा है, और जो अन्य सेमी स्किल्ड हायर किया होगा वो मुझसे 1 घंटे के 5 चार्ज कर रहा है, और दोनों 5 5 घंटे काम कर रहे हैं। 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = 25। तो मुझे जो नई प्रोडक्ट बनाने में जो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट आ रही है ना वो आ रही है 70। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट, डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो। प्रोडक्ट जे, प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट एल। ठीक है, 3 प्रोडक्ट जो है एक कंपनी बनाती है, जे, के और एल। तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस दी हुई है, तीनों प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तीनों प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, अदर वेरिएबल कॉस्ट, और तीनों की फिक्स कॉस्ट दी हुई है। इन अ पीरियड व्हेन डायरेक्ट मटेरियल इज रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई, पीरियड के दौरान जब डायरेक्ट मटेरियल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज। तो हमें रैंकिंग करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट बनाने से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा मटेरियल के लिहाज से। बेसिकली हमें रैंकिंग करनी है। क्वेश्चन आप लोग अपने सामने रखिएगा, ठीक है, मैंने तो स्क्रीन ऊपर कर दी है, तो क्वेश्चन सामने रखिएगा। 3 प्रोडक्ट है, जे, के और एल। सेलिंग प्राइस 140, 122, 134। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल 22 और ये अदर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 84। 22 + 84 106। इसी तरीके से तमाम को मैं ऐड कर लूंगी हर प्रोडक्ट का। वेरिएबल कॉस्ट 106 है जे की, 86 है के की, 77 है एल की। मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 140 - 106 34, 122 - 86 36, 134 - 77 57। अब मटेरियल है ना मेरे पास शॉर्टेज, जो चीज शॉर्ट होती है वो यहाँ लिखते हैं। अब मेरे पास कितना मटेरियल शॉर्ट, अब मुझे मटेरियल कितना लगाना है। मुझे पास तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक यूनिट जो जे है उस पे जो मटेरियल का खर्चा होता है वो होता है $22। ठीक है, मटेरियल का खर्चा होता है $22, और 1 kg जो है वो 2 डॉलर का आता है। प्रोडक्ट जे को बनाने में जो कुल खर्चा होता है वो होता है $22 का, और 1 kg जो है वो $2 का आता है। यानी कि मुझे
प्रोडक्ट जे बनाने के लिए 11 किलो मटेरियल खरीदना पड़ता है, 22 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट के बनाती हूँ तो मेरा मटेरियल का खर्चा होता है 14, और 1 किलो मटेरियल $2 का आता है, यानी कि मुझे 7 किलो मटेरियल खरीदना पड़ता है एक प्रोडक्ट के बनाने के लिए, 7। इसी तरीके से प्रोडक्ट एल पे जो खर्चा आता है मटेरियल का वो आता है 26, और 1 kg $2 का आता है, 26 डिवाइडेड बाय 2 13। सही है। जे पे लगता है 11 किलो मटेरियल, के पे लगता है 7 किलो मटेरियल, और एल पे लगता है 13 किलो मटेरियल। अब मैं निकालूंगी कंट्रीब्यूशन पर केजी। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालने के लिए 34 डिवाइडेड बाय 11, कंट्रीब्यूशन ऊपर मटेरियल का केजी, ये केजी है ना कि कितना केजी मैं इस्तेमाल करती हूँ एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो जो मेरा कंट्रीब्यूशन पर केजी है प्रोडक्ट जे का वो है 3.09, 36 डिवाइडेड बाय 7 5.14 kg, 7 डिवाइडेड बाय 13 4.38 पर केजी। अब अगर मैं इसकी रैंकिंग करने जाऊं ना, रैंकिंग कैसे करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, अगर मेरे पास मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है तो सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूशन देगी ना, वो देगी मुझे प्रोडक्ट के, नंबर 1। नंबर दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट एल, और तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट जे। तो अगर मैं रैंकिंग को यूं कर दूं, एल, सॉरी एल नहीं, के, एल और जे, के एल जे, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 products which have the following unit contribution and labor requirements। अच्छा, 3 प्रोडक्ट जो है वो ब्रेन लिमिटेड बनाती है, और जब बनाती है ना तो उसने बता दिया है कि प्रोडक्ट का नाम है स्क्रैच, पुर एंड बज, ओके बज। यूनिट कंट्रीब्यूशन जो है वो 3 प्रोडक्ट का दे दिया है, और लेबर रिक्वायरमेंट्स भी दे दी है। आगे वो ये अर्ज कर रहा है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शंस ओनली 2600 लेबर्स आर अवेलेबल। उसने बता दिया है कि कुछ इंडस्ट्रियल एक्शंस की वजह से जो मेरे पास लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2600। व्हेन एक्सपेक्टेड डिमांड इज 700 यूनिट ऑन ईच प्रोडक्ट। और जो 3 प्रोडक्ट्स है ना, स्क्रैच, पुर और बज, इनकी डिमांड कितनी है, 700 700 700 यूनिट्स, तीनों प्रोडक्ट्स। फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है मेरी, 1700 फॉर द पीरियड। फिक्स कॉस्ट जो है मेरी 1700। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का कोई काम नहीं होता है रैंकिंग करने में, लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करने में, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाने में, लिमिटिंग फैक्टर में फिक्स कॉस्ट अगर दी हुई तो इसका यहाँ कोई काम नहीं होता है। अच्छा जी। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्ट मिक्स। बेसिकली आपको प्रोडक्ट ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले तो हमें काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, ठीक है। स्क्रैच पर एंड बस कह रहा है तीनों प्रोडक्ट के 700 700 यूनिट्स चाहिए ना।
और जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो तीनों की हमें क्वेश्चन में गिवन है, 233। सही है। 1400, 2100, 2100। रिक्वायर्ड कितना है हमें? और हमारे पास अवेलेबल कितना है? 2600। यानी कि मेरे पास शॉर्टफॉल है ना, जो जरूरत है। अगर मैं तीनों प्रोडक्ट के 700 यूनिट्स बनाऊं तो वो बनाने के लिए मुझे 5600 घंटों की जरूरत है, और मेरे पास सिर्फ 2600 घंटे मौजूद हैं। यानी कि मेरे पास 3000 घंटों का शॉर्टफॉल है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिमिटिंग फैक्टर अपना वो कर लिया, आइडेंटिफाई। सही, नंबर 1। नंबर सेकंड पे जो है मुझे करनी होगी रैंकिंग। रैंकिंग जब मैं करूंगी तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, एस, पी, बी। सही है। वैसे तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालती हूँ ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पर यहाँ पे उसने हम पे मेहरबानी करम किया है, निकाल के दिया हुआ है 678। तुम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आगे कितना कर लेना, तो जगह बने एस 678। लेबर के आवर्स भी उसने हमें दिए हुए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें केजीज नहीं दिए थे तो मैंने निकाल लिया था। लेबर्स के आवर्स यहाँ दिए हुए हैं तो वही लिखूंगी। कंट्रीब्यूशन पर आर निकालने के लिए 6/2, 7/3, 8/3। 3, 2.33 और 2.66। तो रैंकिंग के लिहाज से सबसे पहले जो है मुझे प्रोडक्ट 1 स्क्रैच बनानी चाहिए। दूसरे नंबर पे मुझे प्रोडक्ट बस बनानी चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पे मुझे जो है वो प्रोडक्ट पुर बनानी चाहिए। ये कर लिया मैंने रैंकिंग। या ये मुझे इतना प्रॉफिट दे सकते हैं ये प्रोडक्ट्स के पास। ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि ये अब ये बन भी सकती हैं ये। अब मैं यहाँ बना रही हूँ अपना सी रिक्वायरमेंट में ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 2600। सबसे पहले मैंने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है? स्क्रैच, जिसका एक यूनिट 2 घंटे में बनता है। यानी कि इसको बनाने के लिए 1400 घंटे की जरूरत है। माइनस कर दूंगी। अब मेरे पास कितने घंटे बच गए? अब मेरे पास 1200 घंटे बच गए। ये सब आवर्स हैं। ठीक है। अब मुझे बी के बनाने हैं 700 यूनिट्स। लेकिन 700 यूनिट्स तो नहीं बन सकते। 700 को अगर मैं करूं मल्टीप्लाई रेट घंटे से, तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। मेरे पास तो 21 घंटे है ही नहीं। तो मैं क्या करूं इस सूरत हाल में? तो आप लोगों ने इस तरह पढ़ा होगा ना कि जितने भी घंटे हैं उन तमाम को यूटिलाइज कर लो। 1200 घंटे हैं, 1200 घंटों को यूटिलाइज कर लो।
ठीक है, और जितने यूनिट्स बनते हैं उतने यूनिट्स बना लो। 1200 डिवाइडेड बाय 3, 400 यूनिट्स। ठीक है, इसको जीरो कर देंगे, जितने घंटे हैं यूटिलाइज कर लो। बेसिकली ये जो फिगर आती है ना, ये एक बैलेंसिंग फिगर होती है कि मैं नहीं बना सकती 700 यूनिट बस के, लेकिन जितने बन रहे हैं उतने तो बना दो। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बात सामने आई कि स्क्रैच के पूरे 700 यूनिट्स बन जाएंगे, बस के मेरे पास 400 यूनिट्स बनेंगे, और पुर का मेरे पास एक भी यूनिट नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरे पास लेबर ही नहीं है। तो द राइट आंसर इज बी, 700 स्क्रैच के, बस के 400 और पुर के 0। रैंकिंग के लिहाज से मैंने जो है, रैंकिंग जो आप करोगे ना यहाँ पे, उसी लिहाज से आपने अपना ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाया है कि आपने रैंकिंग की हुई कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। फिर देखना है कि जो आपने रैंकिंग की हुई है उस हिसाब से बन भी रहे हैं। जब तक बन रहे हैं बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an engineering company has been offered the opportunity to bid for a contract which requires a special components। एक इंजीनियर कंपनी ने एक ऑफर की है, एक अपॉर्चुनिटी कि एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स अ स्पेशल कंपोनेंट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किसी स्पेशल कंपोनेंट की जरूरत है। करंटली द कंपनी हैज अ कंपोनेंट इन इन्वेंट्री, कंपोनेंट से मुराद है यहाँ पे मटेरियल। ठीक है, तो करंटली जो कंपनी के पास जो कंपोनेंट या मटेरियल है विच हैज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 250, तो उसकी एनबीवी क्या है, नेट बुक वैल्यू $250। द कंपोनेंट शुड कुड बी यूज इन अ कॉन्ट्रैक्ट बट वुड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन एट अ कॉस्ट ऑफ $50। जो वो कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है नए कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि जो मटेरियल पड़ा हुआ है कंपनी के पास इन्वेंट्री में, वो इस्तेमाल हो सकता है उस नए कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो कितने की होगी, वो होगी $50 की। देर इज नो फॉरसीबल यूज फॉर द कंपोनेंट हेल्ड इन इन्वेंट्री, उसका जो है कोई भी फॉरसेबल यूज जो है वो नजर नहीं आ रहा, मतलब कि मेरे पास मटेरियल है लेकिन वो मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं है। Alternatively, the company could purchase a new specialist component for 280। अगर कंपनी वो नया खरीदने जाएगी, नया मटेरियल खरीदने जाएगी, तो वो उसको अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया मटेरियल खरीदने जाएगी, तो वो उसको मिलेगा $280 का। तो वो ये कह रहे हैं व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कंपोनेंट करंटली हैंड इन इन्वेंट्री फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कह रहा है रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी अगर मैं वही कंपोनेंट यूज करूं जो मेरे पास अभी इन्वेंट्री में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, ये जो नेट बुक वैल्यू है ये तो रेलेवेंट नहीं है ना, ये तो संक कॉस्ट है, ये तो नॉट नॉन रेलेवेंट है। और ये जो है बेसिकली देखा जाए तो ये संक कॉस्ट है। सही है, और कंपनी जो है वो नया खरीदेगी नहीं क्योंकि उसके पास तो पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी वो हमसे पूछ रहा है रेलेवेंट कॉस्ट बतानी है यूजिंग द कंपोनेंट करेंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए आप जाहिर सी बात है खर्चा कितना करोगे, जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाओगे, जो आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगाओगे अपने इस 250 के
मटेरियल को मॉडिफाई करने के लिए, ये तो सम कॉस्ट हो गई ना, ये नहीं आएगी। इस पर आप कितनी कॉस्ट लगाओगे मॉडिफाई करने के लिए? 50। ठीक है, तो 50 आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई और यही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट भी हो गई। 50 इज द राइट आंसर ऑफ यूजिंग द कंपोनेंट करेंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री। अगर मैं उसी इन्वेंट्री को यूज करूं जो मेरे पास करंटली मेरी इन्वेंट्री में मौजूद, अगर मैं उसी मटेरियल को यूज करूं जो मेरे पास करंटली अभी मेरी इन्वेंट्री में मौजूद है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जाहिर सी बात है, जो उस पर मैं इजाफी खर्चा करूंगी वही उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 4 प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, कंपनी जो है वो बनाती है और फिर बेचती है 4 प्रोडक्ट्स को। The labor hours available for manufacturing are restricted, but any quantities of the product can be bought in from other suppliers to satisfy sales demand. वो कह रहे हैं लेबर आवर्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, सही है, लेकिन अगर आपके पास जरा सा भी मटेरियल कम पड़े ना, तो आप बाहर लेबर से उसको परचेज कर सकते हो अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। ये मेक और बाय वाला लिमिटिंग फैक्टर आ गया है अब। ठीक है, मेक और बाय में यही होता है कि चीज नहीं है तो बाहर से परचेज कर लो। ठीक है, तो इसमें वो आपको ऑप्शन दे रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको गिवन भी है। सेलिंग प्राइस दी हुई है उसने चारों प्रोडक्ट्स की, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है, खरीदने की प्राइजेस भी दी हुई हैं और लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू बाय इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट प्रॉफिट। तो कह रहा है कौन सी प्रोडक्ट जो है खरीदना बेहतर है, कौन सी मैं प्रोडक्ट 1 2 3 4 ऐसे कौन सी प्रोडक्ट मैं बाहर से खरीदूं जो मुझे मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, उसके लिए वही रैंकिंग करनी पड़ेगी, रैंकिंग से ही पता चलेगा। तरीकेकार तो वही है, क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4। वेरिएबल कॉस्ट 5 4 6.50 8.50। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये रही। सप्लायर, मेक और बाय वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, अगर मैं खरीदने जाऊं तो कितने का पड़ेगा, बॉट इन प्राइसेस, सप्लायर से खरीदने जाऊं 6.75 8.50 12.00। सही है, अब निकालनी पड़ेगी मुझे, मुझे कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है अगर मैं खुद बनाऊं और सप्लायर से खरीदूं तो 2.5 2.75 2 3.5। बाहर से खरीदने में तो सभी महंगी हैं। ठीक है जी, लेबर आवर्स एक पर यूनिट को बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 1.5 3 2 2.5 सब गिवन ही है। 1.5 3 2 2.5। अब मैं कंट्रीब्यूशन पर आर निकालूंगी, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस है। जिस तरह वहां हम सप्लायर नहीं लेते क्योंकि वहां हमें तो बनाना ही होता है, जितना बने उतना बनाएंगे, लेकिन मेक और बाय में होता है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से परचेज कर लो, तो इसका हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले जो हमने सवाल किए उसमें ये है कि आपको बनाना है, जितना बन रहा है उतने बनाएंगे, डिवाइड कर लेंगे। कि मैंने जानबूझ के नेगेटिव में लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप लोग लिखो। 1.166 0.916 1 डिवाइड करा है, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। 3.5 डिवाइड बाई 2.5 1.4।
ठीक है जी। अब परचेज, परचेज के लिहाज से सबसे ज्यादा मेरे पास, अगर मैं खरीदने जाऊं तो परचेज के लिहाज से जो सबसे ज्यादा सस्ता होगा ना, पहले मैं उसको परचेज कर लूंगी। फिर जो उससे ज्यादा महंगा होगा उसको परचेज कर लूंगी। फिर जो उससे ज्यादा महंगा होगा उसको परचेज कर लूंगी। और अगर पैसे बच गए तो जो सबसे ज्यादा महंगा होगा आखिर में उसको परचेज कर लूंगी। ठीक है। अच्छा, और अगर, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, और अगर प्रोड्यूस, अब जाहिर सी बात है परचेज के लिहाज से ये, अब अगर प्रोड्यूस यानी कि बनाने जाऊं तो उल्टा हो जाएगा। जो सबसे महंगा पड़ रहा होगा खरीदने में उसको सबसे पहले बना लूंगी। ठीक है। जो दूसरे नंबर पे महंगा पड़ रहा होगा उसको भी दूसरे नंबर पे बना लूंगी। ठीक है। फिर जो है उससे सस्ता वाला बनाऊंगी, और फिर आखिर में अगर मटेरियल बच गया तो जो सबसे सस्ता मुझे पड़ रहा होगा ना खरीदना बाहर से, मैं उसको बना लूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, जो हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर है प्रोडक्ट टू। अच्छा, इसमें प्रोड्यूस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने खुद से आप लोगों को करके बताया है, और आप लोग नहीं, मतलब कि रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है, परचेज के लिहाज से ही पूछ रहा है कि अगर जो है मैं बाहर से बाय करने जाऊं तो कौन सा जो है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। तो आप देखें सबसे ज्यादा सस्ता कौन सा पड़ रहा है मुझे, 0.916। तो जितनी सस्ती चीज मैं बाहर से खरीदूंगी मेरा एक्सपेंस उतना ही कम होगा, मेरा प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट टू इज द राइट आंसर, एंड प्रोडक्ट टू इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू बाय इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।